तो कल हम लोग कहाँ थे? ठीक है, फटाफट ये रिवीजन कर लेते हैं कल जो हमने पढ़ा था। कल हमने सीखा था स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसका मीनिंग बताया गया था कि स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। अगर स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का फॉर्मेशन हमने स्पर्मेटोजेनेसिस कहा। अब स्पर्मेटोगोनिया में अगर ग्रोथ करा दी जाए, अब हम आपको सिखा रहे हैं स्पर्मियोजेनेसिस, फटाफट इसका भी रिवीजन कर लो। तो स्पर्मेटोगोनिया में हमने क्या कराया था? ग्रोथ कराया था। ग्रोथ से हमें मिली थी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। मैं रिवीजन करा रही हूँ पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस का। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में आपने फर्स्ट रिडक्शनल डिवीजन कंप्लीट किया, जिससे आपको मिल गई सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में आपका मियोसिस कंप्लीट हो गया, मियोसिस डिवीजन कंप्लीट हो गया। सेकेंड मियोसिस डिवीजन, या फर्स्ट मियोसिस डिवीजन कंप्लीट हुआ था, यहाँ सेकेंड मियोसिस डिवीजन कंप्लीट हो गया आपका, और इसे आपको मिल गई स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड्स आपको मिल गई। इस स्पर्मेटिड्स को यदि हम चेंज कर दें, स्पर्मेटिड्स जो आपको मिली है, इसी स्पर्मेटिड्स को चेंज करना है स्पर्म में या स्पर्मेटोजोआ में, और इस प्रोसेस को आप कहोगे स्पर्मियोजेनेसिस। तो हम स्पर्मेटिड्स को यदि स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ में चेंज कर देते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। ये हम कल आपको बताए थे। आपको याद आ रहा होगा कि स्पर्मेटिड्स जो है वो सर्टोलिक सेल की हेल्प से स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ में चेंज हुआ था। कुछ स्थिति ऐसी थी, ये जर्मिनल एपिथेलियम थी, ये सर्टोलिक सेल थी। जर्मिनल एपिथेलियम ही आपकी सूत्रीय विभाजन या माइटोटिक डिवीजन द्वारा स्पर्मेटोगोनिया में बदली, और यही स्पर्मेटोगोनिया जो है वो रिडक्शनल डिवीजन द्वारा, रिडक्शनल डिवीजन या मियोसिस सीधा लिख दिया जाए, फर्स्ट सेकंड दोनों कर दे हम यहाँ, मियोसिस द्वारा स्पर्मेटिड में बदल गया। और स्पर्मेटिड्स जो है, यह स्पर्मेटिड सर्टोलिक सेल की हेल्प से स्पर्मेटिड सर्टोलिक सेल के हेल्प से चेंज हो गया स्पर्म में। ऐसा सर्टोलिक सेल ने क्यों किया? तो आपको याद होगा इसके पीछे लॉजिक कुछ ऐसी थी। हाइपोथैलेमस ने गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स सेक्रेट किया था। ये आपका हाइपोथैलेमस था। हाइपोथैलेमस ये एंटेरियर पिट्यूटरी को मिली। एंटेरियर पिट्यूटरी ने फॉलिकल स्टिमुलिंग हार्मोन्स रिलीज की और आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स रिलीज किया। फॉलिकल स्टिमुलिंग हार्मोन्स ये सर्टोलिक सेल को जब मिली, तो सर्टोलिक सेल ने कुछ फैक्टर रिलीज किए। इस फैक्टर की हेल्प से स्पर्मेटिड्स आपके स्पर्मेटोजोआ में या स्पर्म में चेंज हुए। और कैसे चेंज हुए? आपको याद होगा ये इनका हेड था जो अभी भी एम्बेडेड था इसमें। आप देखो जब स्पर्मेटिड ऐसे आई और ये चेंज हो गई इस फेज में, तो आप कह रहे हो कि स्पर्मेटिड का इस तरीके की सेल का इस तरीके की सेल में चेंज होना, जिसे हम स्पर्म कह रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं।
अभी आप देख रहे हो कि स्पर्मियोजेनेसिस के टाइम हमारे स्पर्मेटोजोआ का जो हेड है वो सर्टोलिक सेल में अभी भी लगा हुआ है। क्या होगा कि हमारे सर्टोलिक सेल से इसका हेड निकल जाएगा, यानी ये टोटली सर्टोलिक सेल से बाहर आएगा स्पर्म। और सर्टोलिक सेल से ही क्यों बाहर आएगा ये स्पर्म तो अब बाहर आएगा, ये स्पर्म तो अब बाहर आ जाएगा आपके सेमिनीफेरस ट्यूबुल से ही, सेमिनीफेरस ट्यूबुल से ही ये बाहर आ जाएगा। तो स्पर्म का हेड जो कि अभी सर्टोलिक सेल में इम्बेडेड था वहां से बाहर आया और ये पूरे सेमिनीफेरस ट्यूबुल से बाहर आकर, सेमिनीफेरस ट्यूबुल से बाहर आएगा तो रेटी टेस्टिज में आएगा, रेटी टेस्टिज से बाहर आएगा तो वासा इफ्रेंसिया में आएगा, और वासा इफ्रेंसिया के बाद आप समझ रहे हो एपिडिडाइमिस में, और आपका वासा डिफरेंशिया। तो खैर सिर्फ फोकस करना है स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन का सीधा इतना मतलब है कि जो हमारा स्पर्म है जिसका हेड अभी भी सर्टोलिक सेल में इम्बेडेड है, उसे फाइनली हम यहाँ से निकाल करके, यहाँ से निकाल करके मतलब सर्टोलिक सेल से तो निकालेंगे ही निकालेंगे, सेमिनीफेरस ट्यूबुल से भी अगर बाहर निकाल दिया जाए तो इस प्रोसेस को हम स्पर्मिएशन कहते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं कि स्पर्मिएशन वह प्रोसेस है जिसके द्वारा हमारा स्पर्मेटोजोआ सर्टोलिक सेल और सेमिनीफेरस ट्यूबुल से बाहर निकल जाता है। ठीक है, आप इसे लिख सकते हो, कह सकते हो। अब तीनों की परिभाषाएं आपको लिखवाई गई, पढ़ाई गई, बताई गई कि तीनों हैं क्या। तीनों परिभाषाएं आपके सामने रखी गई। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, इसमें मैंने कहा स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का निर्माण, निर्माण। दूसरा टॉपिक स्पर्मे स्पर्मियोजेनेसिस, हाँ दूसरा टॉपिक स्पर्मियोजेनेसिस ही होगा। देख लेते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, मियोजेनेसिस। इसमें आपसे क्या कहा गया, स्पर्मेटिड का ट्रांसफॉर्म्ड होना स्पर्म में, स्पर्मेटिड का स्पर्म में बदलना, स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ में, जोआ में बदलना। और तीसरा टॉपिक जो था आपका स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन। इसमें क्या किया गया, जो हमारा स्पर्मेटोजोआ था उसका हेड सर्टोलिक सेल में एम्बेडेड था, वहां से उसे रिलीज करा करके सेमिनिफेरस ट्यूबुल से बाहर निकालना। सर्टोलिक सेल और सेमिनिफेरस फेरस ट्यूबुल से स्पर्म को रिलीज करना, रिलीज करना। आई होप आपने फटाफट सारी चीजें रिवीजन कर ली। तो अब आप जो है हम अपना स्पर्म रिलीज करा चुके हैं। अब आपको पता है कि ये स्पर्म कहाँ आएगा, एसेसरी डक्ट में। एसेसरी डक्ट में क्या खुलेंगे और आकर के आपके, हाँ क्या खुलेंगे, मेल ग्लैंड्स।
और मेल ग्लैंड्स का जो सेक्रीशन है जब वो स्पर्म के साथ ऐड होगा तो क्या बनेगा, सीमन। और यह सीमन हम इनसेमिनेशन के द्वारा फीमेल के एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के अंदर इंजेक्ट करेंगे, जिसे हम इनसेमिनेशन कहेंगे। खैर, अभी हम सीख लेते हैं कि जो हमारा स्पर्म है वो दिखता कैसा है। स्ट्रक्चर सीख लो स्पर्म का। स्पर्म हमें दिखेगा कैसे? चलो, तो अगर हम स्पर्म को देखना चाहें तो हमारे पास एक डायग्राम है आपका। कोई बात नहीं, नहीं डायग्राम है तो देखो, स्पर्म जो है आपको पता है हेप्लॉइड सेल है। हेप्लॉइड सेल, और सेल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगी ही होगी। इसको आप बांट सकते हो स्पर्म को 4 भागों में। इसका हेड, इसके बाद नेक, नेक, इसके बाद मिडिल पीस, और फिर टेल। 3 भागों में से हम बांट सकते हैं। चलो, और पूरे भाग के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कोटिंग होगी, तो हमारा स्पर्म कुछ ऐसे दिखता है। ठीक है, इसके ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसके ऊपर कुछ कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है। अच्छा, रुक जाओ, अलग से बनाने से अच्छा है कि ठीक है। यहाँ पे कुछ कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम एक्रोसोम कहते हैं। मेम्ब्रेन तो यहाँ भी होगी, एक्रोसोम कहते हैं। इसके बाद इसके अंदर एक बड़ा सा न्यूक्लियस भरा होता है। आप देख सकते हो कि बड़ा सा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भले बड़ा है पर है ये हेप्लॉइड। इसकी पोलैरिटी अगर आप देखोगे तो ये हेप्लॉइड है, क्योंकि आपने इसको रिडक्शनल डिवीजन के दौरान बनाया है। तो ये हेड हो गया, ये इसका नेक हो गया। हेड के अंदर आप देख रहे हो लार्ज, काफी डेंस लार्ज न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, न्यूक्लियस दिख रहा है। ये एक्रोसोम है। और नेक में आपको दिखेगा सेंट्रियोल्स, जिससे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जनरेट हो रही है। इसके बारे में आपको बहुत डिटेल नहीं करना है। ये आपका मिडिल पीस, मिडिल पीस, यहाँ ढेर सारी माइटोकॉन्ड्रिया होगी।
ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया इस एरिया में ढेर सारी दिखेगी। ये आपका नेक में क्या है, सेंट्रियोल्स, और सेंट्रियोल से ये आप देख सकते हो। अगर आपको सेंट्रियोल्स का स्ट्रक्चर याद है तो आपको पता है कि ये ट्यूबुलिन प्रोटीन है, माइक्रोट्यूबुलिन प्रोटीन, और ये है आपके नेक में, सॉरी, मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया, और ये आपका फ्लैजिला, फ्लैजिला। चलो, अब स्ट्रक्चर तो हमें ड्रॉ करना आना ही चाहिए, बोर्ड की बात है, यूपी बोर्ड की बात है, तो किसी भी बोर्ड में आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। आप कह रहे हो कि हम इसको लिखेंगे कैसे, सिंपल सी बात है, आप पहले हेडिंग क्या दोगे, हेड, क्या लिखोगे, हेड से पहले भी आप चाहो तो लिख सकते हो, आप पहले लिखो स्पर्म, या अच्छा इस लाइन को यहाँ क्यों ना करें, इस लाइन को अगर हम नोट्स के हिसाब से करें तो हम यहाँ कर सकते हैं, स्पर्म हेप्लॉइड सेल है, यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी होती है, घिरा होता है, मेल है, घिरा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये देखो, ये टोटल आपका क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो आप देख सकते हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, इसे निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है, निम्नलिखित भागों में, निम्नलिखित भागों में भागों में बांटा जा सकता है, बांटा जा सकता है। अब आपने बांट दिया है, अब आप लिखना शुरू करें। आप चाहो तो दोबारा हेडिंग दे दो, नहीं चाहते हो तो पैराग्राफ चेंज करते हुए लिखते जा सकते हो। आप लिखो इसे, स्पर्म के हेड में एक बड़ा, परंतु, चलो एक बड़ा है, परंतु मतलब सेंटेंस बढ़ा देते हैं, एक बड़ा न्यूक्लियस होता है, होता है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम हेप्लॉइड या आधे होते हैं, आधे होते हैं पेरेंटल सेल पे, ठीक है। आप पहली चीज यहाँ लिख लिए, फिर आप देख रहे हो कि हेड के ऊपरी भाग पे एक्रोसोम है, तो आप इसे भी लिखो, हेड के ऊपरी भाग पर, ऊपरी भाग पर एक्रोसोम पाया जाता है, पाया जाता है। अगर आप डायग्राम को एक्सप्लेन करना सीख लिए तो आपको बहुत ज्यादा रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, और बायोलॉजी रटने का सब्जेक्ट है भी नहीं। देख लो, आपके हेड के ऊपरी भाग पर क्या पाया जा रहा है, एक्रोसोम पाया जाता है, जो एंजाइम से भरा होता है, से भरा होता है। अब देखो ये लाइन जो दिख रही है ना, ये तो नहीं दिखाई देगी, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एक्रोसोम
में बहुत ज्यादा गोल्गी बॉडीज होंगी, और गोल्गी बॉडीज का जो काम है वो कहीं ना कहीं एंजाइम से रिलेटेड। तो जहां ये है सेक्रीशन से रिलेटेड है, तो जहां गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, गोल्गी बॉडीज है, वहां कुछ ना कुछ ये सेक्रेट करेंगे। तो ये सेक्रेट क्या कर रहे हैं? एंजाइम। इसलिए एक्रोसोम किससे भरा हुआ है? एंजाइम से भरा हुआ है। ठीक है, यह एंजाइम एंजाइम फर्टिलाइजेशन के दौरान, यह एंजाइम फर्टिलाइजेशन के दौरान, फर्टिलाइजेशन के दौरान सेकेंडरी oocytes की, बेटा अभी नहीं समझ पाओगे, समझोगे जरूर, बस पढ़ो oogenesis, तब ये सारे टर्म, ये जो टर्म मैंने लिख रखा है वो समझ पाओगे। सेकेंडरी oocytes, यह एंजाइम फर्टिलाइजेशन के दौरान सेकेंडरी oocytes के ऊपर आई जाने वाली जोना पेल्यूसिडा, पेल्यूसिडा को तोड़ने के काम आती है, या पचाने के काम आती है? आती है। देखो ये सेकेंडरी वो साइड से घबराना नहीं, नहीं रट्टा मारना है, बस oogenesis तक पहुंचने दो हमको। ठीक है, हेड की जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी सारी हो गई यहाँ पे। अब हेड के बाद दूसरी हेडिंग आपने क्या दिया है? नेक। नेक हेडिंग दो, लिखो। यह छोटा भाग है, या यह अत्यंत छोटा भाग होता छोटी रचना है। इसमें सेंट्रीओल्स पाए जाते हैं। अब इसका इस्तेमाल हम कब करेंगे? फर्टिलाइजेशन के बाद करेंगे, क्योंकि ओवा के पास खुद का सेंट्रियोल्स नहीं होते। तो आपने लिखा यह अत्यंत छोटी रचना, इसमें सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। तीसरा, तीसरा क्या है आपका? मिडिल पीस। तो मिडिल स्ट्रक्चर या मिडिल पीस में आप क्या करोगे? यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया का जमावड़ा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का डेंस क्षेत्र होता है, यानी यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया प्रचुर मात्रा में या भरपूर पाई जाती है। ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया संख्या में ज्यादा पाई जाती है, संख्या में ज्यादा पाई जाती है। स्पर्म में लोकोमोशन के समय, लोकोमोशन के दौरान यह ऊर्जा, यह फ्लैजिला को ऊर्जा प्रदान करती है। यह फ्लैजिला को ऊर्जा प्रदान करती हैं, प्रदान करती हैं। ठीक है बेटा, अब लास्ट फ्लैजिला, फ्लैजिला तो यही लोकोमोटरी ऑर्गन है इसका। यह गतिशील होता है, गतिशील होता है। ठीक है, ये बात रही
स्पर्म की संरचना की। अब हमने आपसे कहा कि स्पर्म यहां से जब निकलेगा सेमिनिफेरस ट्यूबुल से, मीन्स स्पर्मिएशन जब होगा, तो स्पर्म कहाँ आएगा? एसेसरी डक्ट के अंदर आएगा, और वहां प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स और बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड्स के सेक्रीशन उसमें मिलेंगे। जिस जब इन ग्लैंड्स के सेक्रीशन और स्पर्म मिल जाएंगे तो सीमेन बनेगा। क्या बनेगा? सीमेन। तो सीमेन बराबर मेल ग्लैंड्स सेक्रीशन, मेल ग्लैंड्स का सेक्रीशन और स्पर्म। जब इन दोनों को सामूहिक रूप से आप कहोगे मेल, सॉरी जो यहाँ चीजें छोड़ दिया है, मेल ग्लैंड्स, ग्लैंड्स, मेल ग्लैंड्स सेक्रेशन। मेल ग्लैंड्स में आप तीनों ग्लैंड्स की बात कर रहे हो, सेमिनल वेसिकल की बात कर रहे हो, प्रोस्टेट ग्लैंड्स की बात कर रहे हो और बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड्स की बात कर रहे हो। का सेक्रेशन और स्पर्म जब मिलता है तो सीमेन बनता है। अब कह रहे हो कि सीमेन में 200 से लेकर के 300 मिलियन स्पर्म होने चाहिए, इससे कम स्पर्म नहीं होना चाहिए। एक क्वाइटस के दौरान पर क्वाइटस, क्वाइटस क्या, जब मेल और फीमेल अपने प्रजनन अंग की सहायता से, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की सहायता से जब वो रिलेशन बनाएंगे, इंटरमीट होंगे, तो उस प्रोसेस को हम बायोलॉजी में क्या कहते हैं? क्वाइटस या कॉपुलेशन कहते हैं। तो कह रहे हो कि एक क्वाइटस या कॉपुलेशन के दौरान जो सीमेन मेल पेनिस की हेल्प से फीमेल के एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के अंदर इंसीमिनेट करेगा, इंजेक्ट करेगा, उसमें स्पर्म की संख्या 200 से 300 मिलियंस होनी चाहिए। मिलियंस होनी चाहिए, और इसमें से 60% स्पर्म नॉर्मल होने चाहिए, नॉर्मल होने चाहिए स्ट्रक्चर में और फंक्शन में, और 40% स्पर्म जो वो जोरदार होने चाहिए, वेग्रस होने चाहिए, तेज होने चाहिए, जिनकी मोटेलिटी काफी फास्ट हो, तब जाकर के कहीं फर्टिलाइजेशन संपन्न होगा। अगर इस परसेंटेज में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है बेटे, इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। शेप, साइज में और फंक्शन में ये एकदम से नॉर्मल होने चाहिए, इतना नॉर्मल, अकॉर्डिंग टू शेप लिख सकते हो। साइज, शेप साइज में ये नॉर्मल होने चाहिए, और 40% जो है वो आपके विग्रस यानी जोरदार होने चाहिए, तब जाकर के फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसके साथ आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है पूरी तरह खत्म होता है, और कल हम ऊजेनेसिस पे चलेंगे, फिर आपको सेकेंडरी जो oocytes थी उसके बारे में पता चलेगा वहां से कि सेकेंडरी oocytes क्या है। जो यहाँ आपके लिए नया सरदर्द आया है, ये है क्या, आपको कल पता चलेगा। थैंक यू।